गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बेटा, कल हम ये फादर कामिक बुल्के वाला चैप्टर जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इसके राइटर कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसको पढ़ रहे थे और हम पहुंच चुके थे बेटा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये एक संस्मरण है और हम पहुंच चुके थे कि लेखक के और फादर कामिक बुल्के के कुछ प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। क्या चल रहे हैं? उसका इंटरव्यू चल रहा है एक तरह से। किसका इंटरव्यू चल रहा है बेटा? फादर कामिक बुल्के का। और लेने वाले कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महान साहित्यकार, हिंदी के महान साहित्यकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो वो फादर कामिक बुल्के का क्या ले रहे हैं बेटा? इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे और फादर कामिक बुल्के उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न था, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा किया गया था फादर कामिक बुल्के से, वो कौन था? ये कौन सा था? सॉरी, ये देखो बेटा, भारत जाने की बात क्यों उठी? ये प्रश्न किसके द्वारा किया जा रहा है और किससे किया जा रहा है? ये प्रश्न सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा किया जा रहा है फादर कामिक बुल्के से। क्या रहा, वो लेखक ने क्वेश्चन किया था कि आप भारत, मतलब आप सन्यासी बन गए, सन्यासी बनने के बाद आपने अपनी कर्म भूमि भारत को ही क्यों बनाया? तो देखिए उनका उत्तर, नहीं जानता, बस मन में यह था। क्या था फादर कामिक बुल्के के मन में? कि वो भारत जाकर अपना कर्म करे। उनकी शर्त मान ली गई। किसने मानी? वो धर्म गुरु के सामने इन्होंने किन्होंने फादर कामिक बुल्के ने जो शर्त रखी थी ना कि मुझे भारत जाना है संन्यास लेने के बाद, तो वो शर्त, भारत आने की जो शर्त थी, वो धर्म गुरु के द्वारा मान ली गई और वे भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। ये इनका पूरा है। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध प्रबंध का नाम क्या था बेटा? एक रिसर्च बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है ना, रिसर्च बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था? राम कथा उत्पत्ति और विकास। देखो, एक अंग्रेजी जानने वाला बंदा हिंदी के ऊपर रिसर्च कर रहा है और रिसर्च भी किस कथा पर की? राम कथा पर की, ठीक है ना। रिसर्च किस पे किया गया? राम कथा पर, जिसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हिंदी के विकास में फादर कामिक बुल्के के द्वारा मतलब किए गए योगदान को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था हिंदी के विकास में, वो यहाँ से कि शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर इन्होंने 1950 में राम कथा पर उत्पत्ति और विकास नाम से एक रिसर्च बुक लिखी, ठीक है। परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। परिमल जिसमें बेटा सुमित्रानंदन पंत वगैरह बहुत से राइटर बिलोंग करते थे, इस परिमल से हिंदी की बहुत अच्छी काव्य रचना है, इसमें भी इनके कुछ चैप्टर थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, ये मातरलिंग बेटा अंग्रेज राइटर है एक, तो कह रहा फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। ब्लू बर्ड का रूपांतर मतलब ये ब्लू बर्ड किसका नाटक है? ये ब्लू बर्ड मातरलिंग जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार हैं उनका है। उनका हिंदी में ट्रांसलेट किया किस नाम से? नील पंछी के नाम से। ये नील पंछी किसका है? ये तो फादर कामिक बुल्के का है, ट्रांसलेट किया हुआ नाटक, ठीक है ना। जो मातरलिंग का ब्लू बर्ड था ना, उसका अनुवाद किया था इन्होंने हिंदी में नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, एक क्या किया था उन्होंने? प्रसिद्ध अंग्रेजी और हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। बाइबल, ठीक है ना, इसका बहुत धार्मिक जो बुक है इसका भी अनुवाद किया इन्होंने। और वहीं बीमार पड़ गए, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए।
47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर ये चल बसे। ठीक है ना, ये बताया गया है इनके हिंदी में योगदान। अब देखिए और भी है आगे, ये देखिए बेटा, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता मतलब सन्यासी क्या होता है बेटा, घूमता फिरता आदमी रहता है, किसी से रिश्ता बना के नहीं रखता, कोई घर गृहस्थी नहीं होती, कोई परिवार वगैरह नहीं रहता, लेकिन जिसके संपर्क में आते उसी को अपना बंधु बना लेते हैं। तो इसी बात को समझाया गया है। इनका जो मिलनसार व्यक्तित्व था, जो प्रेममयी इनका नेचर था, उसको बताया गया है। उनके व्यवहार के बारे में बताया गया है। क्या? फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। मतलब 10 साल बाद भी जब फादर कामिक बुल्के उनसे मिलते तो उनकी जो मिलनसार व्यक्तित्व था वो महसूस होता था। जब वह दिल्ली भी आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते जरूर, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? ये राइटर बता रहा है कि जब वो दिल्ली आते थे तो हम लोगों से बहुत मतलब मिलकर ही जाते थे वापस। और सन्यासी इस टाइप की बातें नहीं करता। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। उनकी चिंता क्या थी? यहाँ से प्रश्न बन सकता है बेटा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे। किसकी तकलीफ बयान करते थे बेटा? हर स्टेज पर जब ये बोलते तो बेटा ये हिंदी की जो तकलीफ है, उस समय हिंदी के आगे बढ़ने में जो रुकावटें आ रही थी उनको एक्सप्लेन करते थे वो। इसके लिए एकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। ठीक है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। मतलब जब लेखक के पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो इन्होंने सांत्वना के जो शब्द कहे वो कोई अपना खुद का भी नहीं कह सकता, ऐसे शब्द थे उनके। ठीक है ना, आगे देखिए बेटा। आगे हिंदी के उत्थान के लिए बोला कि भाई उनका दुख, फादर कामिक बुल्के को दुख क्या था कि भी हिंदी इस देश की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन बहुत से लोग हैं वो अंग्रेजी के पक्षधर बनकर खड़े हैं, हिंदी को उपेक्षित मानते हैं। इस टाइप की समस्याएं थी। ठीक है ना, जो थी बेटा। बाद में 1900 क्या बोलते हैं 46, ठीक है ना, उसके बाद ही हिंदी में 1949, 46, 65 बहुत सी समितियां बनी और तब हमारी हिंदी जाके यहाँ तक पहुंची है। और अब फिर वही अंग्रेज परस्ती चल गई है। अंग्रेजी के लिए जो अंग्रेज परस्त लोग हैं वो जुझारू रहते हैं। आगे देखिए बेटा। आज वह नहीं है। कौन नहीं है? ये वह शब्द किसके लिए बेटा? ये फादर कामिक बुल्के के लिए है। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। मतलब ये उनकी डेड बॉडी का सीन है बेटा। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। मतलब अभी भी उनके चेहरे पर शांति थी। मरने के बाद भी लेखक ने उनकी डेड बॉडी को जब देखा था ना तो ये फील किया था। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। मतलब जब इनकी डेड बॉडी को लाया गया था ना, उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलशन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। ताबूत मतलब वो संदूक चीज जिसमें जो क्रिश्चियंस को की डेड बॉडी को रखा जाता है। एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, अब यहाँ बेटा इनको बताएगा कौन कौन इनके दाह संस्कार के समय आया था ना, उन सबको बताएंगे।
कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन रामेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर स्नातक अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब इनकी डेड बॉडी को लाया गया था, ठीक है ना, शमशान घाट पर, तब डॉक्टर रघुवंश कौन थे बेटा? ये इनके जो बहुत क्लोज थे ना, जो इनके अभिन्न मित्र थे भारत में, उनकी बात कह रहे हैं कि वो सबसे अलग थलग खड़े होकर और अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मतलब फादर कामिक बुल्के की मृत्यु पर वो शोक प्रकट कर रहे थे, ऐसा राइटर बता रहे हैं, ठीक है ना। अब कैसे इनको दफनाया जाएगा, कौन इनको दफनाएगा, ठीक है ना, क्रियाक्रम, जो अंतिम क्रियाक्रम है वो कौन करेगा, वो सब बातें बताई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। मतलब रांची के फादर पास्कल तोयना है ना बेटा, उन्होंने इनका अंतिम संस्कार किया था, ठीक है। कौन सी विधि द्वारा? मसीही विधि द्वारा, जो क्रिश्चियंस के लिए किया जाता है ना, उनके उसी के आधार पर उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। देखो ये अंग्रेजी में नहीं कर रहे, मसीही विधि द्वारा हिंदी में प्रार्थना की, क्योंकि हिंदी के बहुत बड़े पक्षधर थे और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो ये फादर पास्कल थे ना, इन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं मतलब अब मिट्टी डाल रहे हैं उस संदूकची को लिटाकर, इनका दाह संस्कार किया गया ना, तो अब उस पर मिट्टी जब डाली गई तो वो बोल रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पास्कल जो इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। फादर बुल्के क्या बोल रहे हैं बेटा? वो फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। मतलब क्या ख्वाहिश जताई जा रही है पादरियों के द्वारा कि ऐसे महान पुरुष, मतलब हम जैसे मिट्टी में बीज दबाते हैं, किस लिए दबाते हैं? ताकि उस एक बीज से बहुत ज्यादा उत्पन्न हो। मतलब ऐसे वो सपोज कर रहे हैं कि हमने एक बीज इस मिट्टी में दबाया है, तो भगवान हमें ऐसे अनेक महापुरुष पैदा करके देना। तो फादर बुल्के धरती में जा रहे, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। क्यों बेटा? भारत में उनका कौन था बताओ आप? वो तो बेल्जियम में थे, उनकी माँ थी, तो मतलब माँ तो खैर मर गई होगी, बहन भाई वगैरह जो थे वो तो बेल्जियम में थे, इनके खुद के सगे जो रिश्तेदार मित्र संबंधी सब बेल्जियम में थे। लेकिन भारत में इनकी मृत्यु पर इतना बड़ा शोक छा जाएगा ऐसा किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। तो राइटर लास्ट में क्या कह रहा है, उनको अंतिम विदाई देने के बाद, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। मतलब वहां पर कोई हजारों लोग थे। अब मैं किस किस का नाम फैलाऊं? वैसे तो पूरी बुक ही भर जाएगी उन सबका नाम अगर मैं गिनाऊंगा या लिखने बैठूंगा कि उनकी मृत्यु पर ये रो रहा था, ये रो रहा था। तो ये तो इंक फैलाना ही है, एक तरह से स्याही फैलाना ही है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। ये वह शब्द किसके लिए बेटा? ये वह शब्द फादर कामिक बुल्के के लिए है। तो क्या कह रहे, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो
हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यहाँ मानवीय करुणा की दिव्य चमक मतलब मानव में सबसे ज्यादा जो करुणा है उसकी चमक किसमें दिखाई दी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को फादर कामिक बुल्के में दिखाई दी। ठीक है बेटा, तो कह रहा है कि वो चला गया जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मतलब उनकी जो याद है ना, वो यज्ञ की जो आहुति होती है ना उसकी तरह थी, बड़ी पवित्र थी उनकी याद सबके लिए, और ये याद हमारे हृदयों में सदा सदा बनी रहेगी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। किसके लिए? फादर कामिक बुल्के के लिए। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। श्रद्धानत मतलब श्रद्धा से झुका हुआ हूँ, उनको नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इसी श्रद्धांजलि के लिए उन्होंने उनके ऊपर यह आत्मकथा संस्मरण लिखा है। ठीक है बेटा, ये था हमारा फादर कामिक बुल्के पर लिखा गया एक संस्मरण। किस नाम से? मानवीय करुणा की दिव्य चमक के नाम से। लिखने वाले कौन है बेटा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, अब हम एक बार इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं बेटा। पहला प्रश्न क्या है? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? देखो बेटा, फादर मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे। मानवीय मतलब उनमें करुणा, दया, सहानुभूति और अपनापन जो था वो भरा हुआ था। वो सबको ऐसे गले लगाकर मिलते थे जैसे वो खुद के सगे संबंधियों से मिल रहे हो। हर किसी के सुख दुख में वो सदा उनके साथ खड़े रहते थे। लेखक और उनके दूसरे जो महान साथ के साहित्यकार वगैरह थे, उनके घरों में, उनके तीज त्योहारों में, उनकी सभ्यता और संस्कृति में इतने मिलजुल गए थे कि उन्हें विदेशी माना ही नहीं जा सकता था। और उनके द्वारा मिली इसी सहानुभूति, इसी ममता, इसी प्यार की छाया के कारण ही उन्हें देवदारों की छाया की उपमा दी गई है। ठीक है बेटा, ऐसे इस टाइप से इसका आंसर बनेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? देखो, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया। और देखो बेटा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है राम कथा, और राम कथा पर इन्होंने एक शोध ग्रंथ लिखा था, और उस शोध ग्रंथ का नाम क्या था बेटा? राम कथा उत्पत्ति और विकास। इसका मतलब राम कथा पर इन्होंने शोध प्रबंध लिखकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाया। दूसरी बात है, भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों पर दूसरों के घरों में जो अनेक साहित्यकार थे ना, उनके घरों में जाना, उन त्योहारों में शामिल होना, उनको मनाना, ये क्या है? ये भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए बढ़ाया गया कदम है उनका। ठीक है ना? इस टाइप के जो सीन्स आए हैं ना, उन सीन को लिखेंगे सारा। ठीक है ना? और मतलब हिंदी, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान क्या है बेटा? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी, और उस राष्ट्रीय भाषा हिंदी को उपेक्षित मानने वालों पर कटाक्ष करना, उसकी उन्नति और विकास के लिए कार्य करना। ठीक है ना? और उस पर शोक प्रकट करना, मतलब हिंदी को उपेक्षित मानते थे ना, उन पर शोक प्रकट करना। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वो अभिन्न अंग थे। ठीक है बेटा, ये तो ये जो प्रसंग आए, इन प्रसंगों के आधार पर ही हमें उत्तर देना है। ठीक है, एक तो राम कथा से रिलेटेड सीन हो गया बेटा, उसको लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि वो हिंदी जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। तीसरा कि इनके साथ के जो दूसरे साहित्यकार थे, उनके घरों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक जो त्योहार वगैरह मनाए जाते थे, वो एक विदेशी के द्वारा मनाया जाना भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अंग होना ही है बेटा। ये सब चीजें इसमें बतानी पड़ेंगी। आगे देखिए, पाठ में आए उन प्रसंगों का वर्णन कीजिए जिनमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखो बेटा, पाठ में आए मतलब ये देखो, इधर हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने की थी, ये रहा ना।
उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से वो हिंदी की तकलीफ बयान करते थे और हिंदी के उत्थान के लिए वो ऐसे तर्क देते थे कि कोई उनका उत्तर नहीं दे सकता था। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था, मतलब हिंदी के उत्थान के लिए उन्हें झुंझलाते देखा था, और वो झुंझलाते थे उन लोगों पर जो हिंदी को उपेक्षित मानते थे। ठीक है बेटा। और हिंदी के उत्थान में देखो, विदेशी भाषाओं के जो ग्रंथ थे उनका हिंदी में अनुवाद करना, ये उनका हिंदी प्रेम ही तो था। हिंदी में राम कथा, उत्पत्ति और विकास लिखना, ये उनका हिंदी के प्रति अनुराग ही तो था। महान साहित्यकारों की एक काव्य रचना परिमल, उसमें अपने अध्याय जोड़ना, ये सब उनके हिंदी प्रेम को ही दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, वो सारा लिख देंगे आप इस पाठ के आधार पर। ये हाँ, नेक्स्ट है बेटा, इस पाठ के आधार पर फादर कामिक बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखो बेटा, वो जन्मे बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में थे, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। ठीक है। दूसरा कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े, और प्रेम, दया, सहानुभूति, ये सब उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, और वो सब बताना है। हिंदी को राष्ट्रभाषा, जो छवि, मतलब वो एक दूसरा बेटा, वो एक अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो देखो इधर एक राइटर ने जो क्वेश्चन किया था ना, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस कथन के माध्यम से स्पष्ट होता है कि वो अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है ना। और उन्होंने कर्म भूमि भारत को बताया था, और भारत को वो जी जान से चाहते थे, और ये सब बातें आप लिख सकते हो उसमें, मतलब उनका कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? बेटा, वो जिससे मिलते अपना बना लेते थे, वो मिलनसार व्यक्तित्व था, सहनशीलता, सहानुभूति और करुणा, ये उनमें भरा हुआ था। ठीक है ना। और लोगों को अपना बनाने में वो देर ना लगाते थे, और अपने व्यक्तित्व को और अपने व्यवहार को सदा स्थायी रखते थे, और ये सब चीजें लिखनी है उसमें ना। आगे देखिए, आज से स्पष्ट करना है बेटा, नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है। ये फादर कामिक बुल्के की जब उसको ताबूत को कब्रगाह में लेटाया गया, तो मतलब उनकी मौत पर सबकी आंखें थी वो नम थी। क्यों? क्योंकि सबके प्रति उनकी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के कारण, या अपने भारत देश को अपनी कर्म भूमि बनाने में, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के उत्थान में उनका जो योगदान था, या लोगों के प्रति उनका जो प्रेम पूर्ण व्यवहार था, उसके कारण सब उनसे प्रेम करते थे। और उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग एकत्रित हुए थे, और उस विदेशी के मृत्यु पर सबकी आंखें नम थी। उनको फैला, मतलब एक एक के नाम को लिखना गलत है। आगे देखो, आगे है बेटा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये क्या है बेटा? स्पष्ट करना है, मतलब उनकी स्मृतियां हर एक के मन में ऐसे समाई हुई हैं जैसे कोई शांत या सैड सॉन्ग हो। ठीक है ना, इस टाइप से इसका उत्तर देना है। उसके बाद देखो बेटा, शब्द संपदा, ये है, इसको करना है। देखो बेटा, इसमें 7 प्रश्न तो ये हैं, ये 7 प्रश्न आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगी मैं। एक तो इनको करना है, फिर इनकी एक शब्द संपदा दी गई है, इसको करना है। रचना और अभिव्यक्ति को छोड़ देना, ये बाद में करवाएंगे। ये क्या है, आपके विचार में बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा, ये अपने अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? ये सब अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग आंसर देने इनका। ठीक है बेटा, ये असाइनमेंट के तौर पे मैं चैप्टर भी दे दूंगी, क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगी, इसको कर लेना, एक बार इसको पढ़ लेना। अब हमारा बच गया एक और चैप्टर बस। ठीक है ना, यूटी सेकेंड जो होगा उसका शायद एक चैप्टर और बचा है हमारा, ये साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, और वो शायद इस किताब में है। बताइए कौन सी किताब में है? कृतिका। देखो, ये किताब है कृतिका, और इसी में होगा माता का अंचल करवा चुके हम, इसमें जाज पंचम की नाक करवा चुके, ये साना साना हाथ जोड़ी, बस ये लास्ट चैप्टर है बेटा।
यहाँ 8 है या तुलसी ईरानी और आम, ये नहीं है, मैं क्यों लिखता हूँ ये भी नहीं है आप लोगों की, ठीक है ना। सिर्फ ये चैप्टर और बचा है इसमें, साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। ओके बेटा, बाकी कल।